एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले दो वीडियोस में हमने बात करी थी मॉडल पेपर सॉल्यूशन की और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की, जिसमें सबसे पहले हमने कवर किया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और दूसरे वाले वीडियोस में हमने बात किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरे वीडियो में हमने कवर किया था फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपको देखने को मिले थे कहाँ, मॉडल पेपर में। कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे 4 नंबर के लिए 19 और 20 नंबर का प्रश्न 4 नंबर के लिए थे और वो रिलेट करते थे किससे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिन्हें आज हम कवर करेंगे प्योरली रिएक्शन से। और बोला है कि इन रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करिए। ठीक है, तो 19 का सबसे पहला प्रश्न है, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है या फिर फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, क्यों? 4 नंबर के लिए प्रश्न था तो आपको 4 नंबर के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर, फिर लिखेंगे संरचना और फिनॉल की संरचना बनाएंगे। प्रॉपरली दिखाएंगे कि हाइड्रोजन पर H धन आयन होता है और ऑक्सीजन पर ऋण आयन होता है। ऑक्सीजन के पास अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं कि कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, एक यानी कि 2 युग्मित इलेक्ट्रॉनों के जोड़े हैं। ठीक है, इसी कारण से फिनॉल जो है अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, हम सभी को पता है। पर इसे लिखेंगे कैसे? तो आप लिखेंगे संरचना, उसके नीचे लिखेंगे फिनॉल अम्लीय होता है जिसके निम्न कारण है। पहला कारण लिखेंगे रेजोनेंस स्थिरीकरण और दूसरा लिखेंगे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता। 2 हेडिंग डालेंगे, जिस बच्चे को और भी पता है वो और लिख सकता है, मैं आपको 2 दे रहा हूं ताकि आपके 4 नंबर कंफर्म हो जाए। अब क्या होगा, जब आप रेजोनेंस स्थिरीकरण लिखेंगे तो यहां पर जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना, ये अपने युग्मित इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से घुमा दे या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन घुमा दे तो बेंजीन रिंग पर कुछ जगह पर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, और जब माइनस चार्ज आएगा ना, तो इस वाले हाइड्रोजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था, वह इलेक्ट्रॉन भी ये ऑक्सीजन खींच लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो हमें पता है कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। तो यहां पर ये प्लस आयन के रूप में बाहर हो जाएगा और इस बेंजीन रिंग पर एक माइनस आयन बनेगा, जिसे कि बोला जाता है फिनो ऑक्साइड। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा RONA, जिसे बोला जाता है सोडियम फिनो ऑक्साइड। तो सोडियम यदि हटा दें हम तो सिर्फ बचता है फिनो ऑक्साइड। और जब फिनॉल से हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु नहीं रहेगा, अब आयन बाहर हो जाए तो यहां पर सिर्फ हमारे पास में क्या बचेगा, फिनो ऑक्साइड। तो इसी से रिलेटेड हमने थ्योरी लिखा है कि AR यानी कि फिनॉल में, AROH में यानी कि फिनॉल में ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में रेजोनेंस, जिसे कि बोला जाता है हिंदी में अनुनाद, में भाग लेते हैं। ठीक है, ये वाले जो पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इसमें अनुनादी संरचना बनाने में भाग लेते हैं, जिस कारण से फिनॉल ऑक्साइड आयन बनता है, जिसका सूत्र होता है C6H5O। यहां से H चला जाएगा तो सिर्फ आपके पास में हुआ 1 2 3 4 5 6, जिससे निकल कर आता है C6। हाइड्रोजन यहां पर देखो 1 2 3 4 5 5 ही है, H5 और बचा क्या है, O। माइनस आयन का निर्माण होता है, साथ ही H प्लस आयन का निर्माण होता है। यह था हमारा पॉइंट 1। इसके अलावा एक और कारण है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, जिसका कारण है ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता, या आप लिख सकते हैं विद्युत ऋणात्मक। सभी को पता है कि ऑक्सीजन एक ऋणात्मक परमाणु है या तत्व है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे दूसरा पॉइंट, ये लिखेंगे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता के कारण OH आबंध में उपस्थित H यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर आकर्षित होते हैं, जिस कारण से H प्लस आयन का निर्माण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो P ब्लॉक का तत्व है, जबकि हाइड्रोजन S ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, ऑक्सीजन P ब्लॉक के तत्व होने के कारण में इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करने की प्रकृति रखता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति रखता है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देता हूं ना तो फंबल होने लगता है। ठीक है, और हाइड्रोजन S ब्लॉक का तत्व है और ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति रखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर क्या आएगा बेटा, प्लस आयन। तो यहां पर जब H अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आयन आएगा और जिसके पास में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर माइनस आयन आएगा। ठीक है, जब प्लस आयन क्यों आएगा अब वो भी बता देता हूं। मान लीजिए ऑक्सीजन से अधिक ऋणात्मक तत्व जैसे कि होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, वो इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो ये H को अपनी ओर खींच लेंगे और HCl बना लेंगे और यहां पर Na या फिर K जैसे तत्व जुड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हैं पोटेशियम फिनो ऑक्साइड,
इस प्रकार से सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होते रहेगा। तो दोनों की थ्योरी आपको लिखिए कुछ इस प्रकार से यदि लिखेंगे आप तो डेफिनेटली आपके 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, तो यही कारण होता है, जो निम्न कारण आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं, यही कारण है कि फिनोल की प्रकृति अम्लीय होती है। सिंपल एंड स्ट्रेट कि जब भी हम फिनॉल में से हाइड्रोजन परमाणु निकालेंगे या किसी की भी साथ अभिक्रिया होगी तो H धन आयन बाहर हो जाएगा और फिनो ऑक्साइड बन जाएगा। बस यही कारण है कि फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है। अब इसे हमने दो तरीके से दिखा दिया। ठीक है, फटाफट से आप चाहो तो नोट कर लो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 के जो रिएक्शंस है उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, और यदि थोड़ा बहुत भी यहां तक समझ में आया होगा तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। प्रॉपरली स्टार्ट हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आपसे एक और क्वेश्चन था कि मैडम ने जो फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ाई थी आपको समझ में आई है या नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं डायग्राम द्वारा फिर से उसे समझाने की आपको कोशिश करूंगा, या फिर उन चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल ही समझा देंगे, बिल्कुल मैप के द्वारा, चित्र के द्वारा, ताकि आपको एक ही बार में समझ में जाए। वहां पर जब आप लिखने बैठोगे दिमाग पर चित्र आएगा और उसी चित्र को सोचकर आप एग्जाम पर लिख लेंगे। ठीक है, फटाफट से मैं इसे अब मिटाता हूं और आगे की कार्यक्रम चालू करते हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 19 की है अभिक्रिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग अभिक्रियाएं हैं, ऑफलाइन बच्चों को बहुत बार मैं बता चुका हूं, ऑनलाइन में भी हम चीजें कवर किए हैं ये वाली। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं प्रॉपरली, पर्टिकुलरली इसी टाइमिंग पर आपको यहाँ कहीं पर उस कार्ट में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिस पर आप जो भी रिएक्शन हम देख करवा रहे हैं यहाँ पर उनसे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से मैं प्रश्न नोट करता हूं और आप लोग देखेंगे और बताएंगे मुझे, ठीक है, कि कौन सी अभिक्रिया का नाम क्या है। सबसे पहला प्रश्न जो है 19 का अथवा लिखा है कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, तो मैं ये नहीं लिख रहा हूं, आपको सिर्फ अभिक्रिया को क्या करना है, पूर्ण करना है। मैं बस इतना ही लिखूंगा, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन जो है वो घुमा घुमा के होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये बेंजीन रिंग बना हुआ है। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है एक, इससे डबल बंध के साथ में एक और नाइट्रोजन जुड़ा है, और इससे जुड़ा हुआ है क्या, Cl। कुछ इस प्रकार की संरचना है और इसकी अभिक्रिया करवाने के लिए बोला। ध्यान रहे इस प्रश्न को बहुत ही ज्यादा घुमा के पूछा हुआ है। सबसे पहले पूछा हुआ है H2O के साथ अभिक्रिया करवाओ, और दूसरे में बोला है क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि CuX2 के साथ अभिक्रिया करवाओ। सबसे पहला प्रश्न ये है, तो आपको इसी को 2 बार करके दिखाना है। ठीक है, पता चला कि आपने इसको उत्प्रेरक मान लिए और इसके साथ अभिक्रिया करवा दिए तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ऐसी कोई अभिक्रिया हमने जब पढ़ाई थी है ही नहीं। दोनों के साथ अभी अलग अलग अभिक्रिया होगी। ये जो होगी हाइड्रोक्सी समूह के साथ में होगी, जबकि ये होगी धातुओं के साथ या फिर क्यूप्रस क्लोराइडो के साथ। ठीक है, आपको बोल सकते हैं धातु के हैलाइडो के साथ ये अभिक्रिया है। दूसरे की जब हम बात करें तो इसी के अंतर्गत एक और रिएक्शन आती है। ध्यान रहे, एक और आगे बात करूं कि सबसे ज्यादा रिएक्शन जो आपको देखने को मिलेगी इसमें, जो कि है हमारा चैप्टर 8 फिनॉल वाला चैप्टर, उसके पहले अल्कोहल ईथर वाला चैप्टर। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली सारी रिएक्शन जो मॉडल पेपर में दी हुई है वहां से दी हुई है, और एमीन चैप्टर से कुछ रिएक्शन। बाकी सबसे जहां तक मैंने देखा है थ्योरेटिकल प्रश्न ही ज्यादा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जितनी भी प्रकार की संरचनाएं बुक में है, चाहे वो फिनॉल की हो, ईथर की हो, जो IUPAC नामकरण के बॉक्स हैं, उन्हें पढ़ के जाइएगा। ये बात मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूं आपको कि किसी ना किसी संरचना से आपसे घुमा के क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, बोलेगा कि इसकी संरचना क्या होती है, या फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, संरचना बना के दिखाओ। डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, इसकी संरचना बना के दिखाओ। या फिर समव्यवता क्या होती है। तो सारी चीजें आपको डिटेल के साथ पढ़ के जानी है। ओके, नाउ मूव टू द रिएक्शन। यहाँ पर फिर से जो रिएक्शन है वो किसके साथ हुई है बेटा, फिनॉल के साथ में हुई है। ठीक है, रिएक्शन के लिए एक और बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपकी बैलेंसिंग कंप्लीट होना चाहिए। भले फिर आप उत्पाद कोई भी बना दो, ठीक है, बैलेंसिंग यदि कंप्लीट है तो कहीं ना कहीं वो उत्पाद बनेगा। जरूरी नहीं कि आप जो रिएक्शन यहां से रट के जा रहे हो, वैसे तो रिएक्शन रटनी नहीं चाहिए, समझनी चाहिए, तो वही करेक्ट हो।
आप यदि बैलेंसिंग कंप्लीट है और प्लस और माइनस आयन प्रॉपरली मैच कर रहे हैं, क्योंकि प्लस प्लस आयन के साथ में या फिर माइनस माइनस के आयन के साथ में सहसंयोजी बंध बनते हैं, जबकि प्लस माइनस के साथ में वैद्युत संयोजी बंध बनते हैं। तो यदि वैद्युत संयोजी बंध बन रहे हैं बोल रहा हूं मैं, बन रहे हैं, तो आपकी जो रिएक्शन है वो बहुत सही है, उसमें नंबर कटने की गुंजाइश बहुत ही कम है। तो इसकी अभिक्रिया करवानी है आपको सबसे पहले एक क्षारीय माध्यम के साथ में, यानी कि NaOH के साथ में, और दूसरे के साथ में इसकी करानी है H धन आयन के साथ में, यानी कि आप लिख सकते हैं HCl H2O जो भी हो उस माध्यम के साथ। मोस्ट प्रोबेबली H धन आयन दिया, इसका मतलब HCl ही ले सकते हैं आप, H2O भी ले सकते हैं, कोई ऐसी भारी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक OH आयन देता है और एक H प्लस आयन देता है। तीसरी रिएक्शन है आपकी वेंजिन रिंग के साथ में अभिक्रिया करानी है। यह एक तरह की नाभिक रागी अभिक्रिया है, बाद में बताना था मुझे, मैंने अभी ही बता दिया आपको। तो ऑफलाइन वाले बच्चे जो भी देख रहे हैं, चैप्टर 6 से ये रिएक्शन है, और जब हमने पढ़ा था नाभिक इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया, सॉरी नाभिक राबी अभिक्रिया, उसमें ही व्यंजन रिंग की नाभिक राबी अभिक्रियाओं का में से एक का उदाहरण है। NOH के साथ ये अभिक्रिया करवानी है, साथ में यहां पर दाब दिया हुआ है 623 के और 300 ATM का दाब दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नो लास्ट रिएक्शन जो है वो है बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। और बहुत अच्छी बात है, यदि आप सरल एकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो ना, तो वहां पर जितनी भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है उन सभी के आपको डायग्राम देखने को मिल जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू हम्बली के एक बार इंस्टाग्राम अकाउंट खोलो, वहां पर जितनी भी रिएक्शन देख रही है, अब चाहो तो आप समझ लो या आप चाहो तो रट लो, दोनों में ही आपका भला है, नंबर नहीं कटने चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग जो है उसे समझने की कोशिश करें, ठीक है। नाउ फर्स्टली रिएक्शन जो है वो सोच के बताओ किसकी होगी। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो सैंडमेयर अभिक्रिया के साथ में। तो दो तरह से ये रिएक्शन हो सकती है। सबसे पहले मैं रिएक्शन 1 के हिसाब से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, फिर हम दूसरी रिएक्शन को भी इसी के साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट 1 कि जब ये रिएक्शन किसके साथ में होगी, मान लीजिए आप H2O के साथ में ये रिएक्शन होगी, यहां पर आपका जुड़ा हुआ है N2Cl। आप सभी को याद आ गया होगा कि ये चैप्टर नंबर 9 की रिएक्शन है या फिर डायजेनियम लवण वाली रिएक्शन है। बेसिकली मैं बताऊं तो चैप्टर 9 की एमीन चैप्टर से रिएक्शन उठाइए, पहले आप करवा दीजिए रिएक्शन H2O के साथ में, ठीक है। जब H2O विघटित होगा तो H प्लस आयन बनेगा और OH माइनस आयन बनेगा, ठीक है, इतना सभी को पता है। यहां पर ध्यान से देखोगे तो इस N पर प्लस चार्ज होता है, ये Cl पे माइनस चार्ज होता है। बस अब आपको देखना है और जोड़ना है, तो जोड़ दो बेटा। सबसे पहले क्या करोगे बताओ सर? हम यहां पर जो N है इसे हटा देंगे और यहां पर जोड़ देंगे OH, ठीक है। ये जोड़ दो, इसको जो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वो दे दो, और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें Cl माइनस है तो सबसे पहले HCl बाहर निकाल दो। जब HCl बाहर जाएगा ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी के पास में देके चला जाएगा, और नाइट्रोजन की जो बैलेंसिंग है ट्रिपल बॉन्ड वाली, यहाँ पर ध्यान से देखोगे डबल बॉन्ड है, जब ये छोड़ के जाएगा ना तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा यहीं पे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, ये H भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो यहाँ पर इसकी जो ट्रिपल बॉन्ड वाली संरचना है वो कंप्लीट हो जाएगी और N2 के रूप में ये भी बाहर हो जाएगा। अब जो बचेगा वो बचेगा आपका OH, और इसे यहाँ पर सीधे सीधे जोड़ दीजिए। अब कोई ऐसे नहीं करेगा कि क्या करेगा कि इस N के साथ में OH जोड़ देगा, नहीं जोड़ेगा बेटा, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन इसी के साथ में जब हम देखें, इसके साथ में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में भी ये रिएक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पर आपका क्या जुड़ा है, N2Cl। क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में जब ये अभिक्रिया होगी तो मान लीजिए हम यहाँ पर कर रहे हैं X2 और एक और क्षारीय माध्यम आपके पास में है क्या, HX, ठीक। तो यहां पर बेंजीन पे आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, हेलो एरीन, मतलब यहां पर जुड़ जाएगा HX, यहां पर बाहर हो जाएगा N2, और यहां पर फिर आपके पास में बचेगा क्या, HX। ये है हमारी दूसरी
रिएक्शन, सारी रिएक्शन सॉल्व करवाई हुई है मैंने अपने शॉर्ट वीडियोस में, सॉरी शॉर्ट वीडियोस में नहीं, फुल वाले वीडियोस में। तो ये जो एक रिएक्शन थी इसको आपको दो तरीके से करना था, तब जाके आपको एक नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये सारी रिएक्शन ऐसी है जो दो चरणों में पूरी होगी, बस ये वाली रिएक्शन है जो सिंगल चरण में कंप्लीट होगी। तो फटाफट से इसे समझने की कोशिश करो। प्लस आयन माइनस आयन हमने बता दिया, यहाँ पर इसके पास में प्लस आयन है, इसके पास में माइनस आयन है। यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपना बॉन्ड इसलिए बनाया है कि उसे अपनी बैलेंसिंग कंप्लीट करनी, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन थे वो इधर भाई साहब ने दे दिए हैं। ठीक है, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जी अब सॉल्व करते हैं ये हमारी दूसरी रिएक्शन, और इसे हम बड़े रूप में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सल्फोनिक व्यंजन की अभिक्रिया कराएंगे NaOH के साथ में, और फिर उसकी अभिक्रिया कराएंगे इसके साथ में H प्लस आयन के साथ में। तो जिसे नहीं पता, जब इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ में होती है तो हमें प्राप्त होता है सोडियम फिनो ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनो ऑक्साइड यहां पर प्राप्त होता है O माइनस Na, जो बाकी का बचा है H2SO4 के रूप में बाहर हो जाएगा। अब यहां पर बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं है, हमें बैलेंसिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो वो छोड़ो, वो हमसे नहीं पूछा है, जो पूछा है वो करते हैं। उसके बाद में इसकी अभिक्रिया H प्लस आयन से करा दें। अब H प्लस आयन की बात करें तो यहां पर आप H2O भी ले सकते हैं या फिर HCl भी ले सकते हैं। हमारे केस में हम चूज कर रहे हैं किसको, HCl को। जब हम HCl को लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, C6H5OH, यानी कि फिनॉल। जो बचा वो होगा NaCl। यदि आप H2O लेते हैं तो अब आप देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर। यदि मान लीजिए आप H2O लेते हैं तो आपको बनेगा यहाँ पर NaOH। यहाँ पर क्षार बन रहा है, यहाँ पर अम्ल, सॉरी यहाँ पर हमारा लवण बन रहा है, और यहाँ पर फिर से क्या बन जा रहा है, क्षार बन जा रहा है। ठीक है, यानी कि NaOH। ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा आसान थी, जिसे समझ में आ गई ठीक, नहीं तो आप यहीं आके हो जाओगे कंफ्यूज। ध्यान रहे इसमें एक मध्यवर्ती उत्पाद NaOH के साथ अभिक्रिया कराकर क्या बनेगा, सोडियम फिनोऑक्साइड। जब इसकी बात करें तो ये हेलोएरिन्स में होने वाली नाभिक रागी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, हेलोएरिन्स में होने वाली नाभिक रागी अभिक्रिया का उदाहरण है। ध्यान से देखोगे Na पर प्लस चार्ज होता है, OH पर माइनस चार्ज होता है, Cl पर भी माइनस चार्ज होता है। बस बाहर के बाहरी ये Na इसके साथ अभिक्रिया करेगा और बना लेगा NaCl। जब Cl यहां से जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ वाले कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और प्लस की पूर्ति कौन करेगा, OH आपका माइनस के रूप में। तो इस प्रकार से ये वाली रिएक्शन जो थर्ड रिएक्शन थी वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो चौथे नंबर की रिएक्शन है, फटाफट से आप चाहो तो इन्हें नोट कर लो। अब हम चौथे नंबर की रिएक्शन पर आ रहे हैं। ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं बताना भूल गया, ये फिनॉल के विरचन से ली गई थी, सल्फोनीकरण के अंतर्गत बनाया था हमने। ये डायजोनियम लवण से ली गई थी, अभिक्रिया था। पहला वाला यदि फॉर्मूला निकालेंगे आप तो डायजोनियम लवण की अभिक्रिया किसके साथ, हाइड्रोक्सी समूह के साथ हमें करवानी थी, और दूसरे पे किसके साथ करवानी थी, धातुओं के हैलाइड के साथ में। ठीक है, दोनों रिएक्शन आपने करवा लिए। धातु के हैलाइड के साथ में आप बोल सकते हैं क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड। ये वाली अभिक्रिया हेलोएरिन्स में होने वाली नाभिक रागी अभिक्रियाओं का उदाहरण है, या आप कह सकते हैं हेलोएरिन्स की क्षारीय माध्यम के साथ होने वाली अभिक्रियाओं का ये उदाहरण है। ओके, नाउ हम पढ़ते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हो सकता है ये रिएक्शन आपसे परीक्षा में भी पूछी जा सके, और ये रिएक्शन समहाउ फेवरेट भी है। एक चीज जो मुझे मॉडल पेपर पर देखने को नहीं मिली वो ये था, शॉकिंग बहुत ही मेरे लिए, कि यहाँ पर एक भी RMgX से रिलेटेड अभिक्रिया नहीं है। तो ध्यान रहे, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से एक ना एक रिएक्शन बन सकती है। ठीक है, तो RMgX वाली रिएक्शन भी आप लोगों को देख के जाना है। चलिए जी अब बढ़ते हैं चौथी रिएक्शन की ओर, जो कि है आपकी RCOOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया आपको करवानी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। किसकी उपस्थिति में, H2O की उपस्थिति में। ये वाली रिएक्शन आपको करवानी है। ठीक है, बस
अब आपको देखना है कि कौन सी रिएक्शन कहां से कंप्लीट होगी, कौन सा पार्ट कैसे कंप्लीट होगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके पास में हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 4। यहाँ पर OH यदि टूटेगा, H2O टूटेगा तो O प्लस और OH माइनस आयन के रूप में टूटेगा। तो हमें यही जोड़ना है कि कौन कहां पर कैसे जुड़ेगा। तो यहां पर जब आप इसकी संरचना देखोगे तो R C डबल बॉन्ड O, इधर OH, ठीक है। यदि क्या करें, इस वाले कार्बन के साथ में हम 2 हाइड्रोजन लगा दें। अब ये 2 हाइड्रोजन कहां से आएंगे, इस वाले ऑक्सीजन को करना पड़ेगा हमें बाहर। तो कर दो RCH2, यहां के H2 यहां पर आकर जुड़ गए। बाकी की संरचना जैसी की तैसी। क्यों जैसी की तैसी, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे, दोनों इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया, हमारे कार्बन ने ले लिया। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन कम कम पड़ गए तो इससे जुड़ जाएगा LiAlO, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर H2O, कुछ इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से यहाँ पर सिर्फ आएगा O2। यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे अणु होंगे, इस कारण से ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल से आपने बना दिया प्राथमिक एल्कोहल। तो ये वाली रिएक्शन बोला गया है आपको कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोजनन किया जाएगा तो आपको कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। तो आपको प्राप्त होगा बेटा क्या, प्राथमिक एल्कोहल, या जिसे बोला जाता है एथिल एल्कोहल। ये रिएक्शन भी फटाफट से नोट कर लो। पहली वाली रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी सैंडमेयर रिएक्शन। दूसरी वाली जो रिएक्शन थी हमारी कौन सी थी, क्षारीय माध्यम की रिएक्शन थी। और तीसरी रिएक्शन सल्फोनिक अम्ल वाली रिएक्शन थी। और ये चौथी कौन सी है, ये इसमें हमने एथिल अल्कोहल का निर्माण कर लिया। मैं एक्चुअली मिटाने का देख रहा था, काफी देर से मिला नहीं। अब प्रश्न क्रमांक 19 हो गया खत्म। अब आते हैं हम 20 वाले प्रश्न पर। इस पर भी 4 नंबर की काफी सारी रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट से उन्हें भी देख लेते हैं और उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। कुछ में रिएक्शन होगी और कुछ में बोला गया कि कौन सा ज्यादा प्रबल कौन ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा। तो 20 वाली अभिक्रिया को भी आपको पूर्ण करना है। कुछ इनकम्प्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन दी हुई है और उन्हें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो एमपी बोर्ड वालों को आप थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन इस पे दी हुई है वहां पर प्रॉपरली आपको समीकरण बैलेंस करके दिया हुआ है। बड़ा ही मुश्किल था कि ये बैलेंस करके कैसे दे दिया, पर दिया हुआ है, ठीक है। जिस किसी भी बच्चे को नहीं पता ये रिएक्शन कहाँ पर होगी तो जाओ अभी और इंस्टाग्राम चैनल पर देखो, ये रिएक्शन को हमने डाला हुआ है कि ये रिएक्शन कैसे सॉल्व होती है और क्या बनता है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना बेटा, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो अब ध्यान से देखो, इसी रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारी अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। आई होप सो। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, केनिजारो रिएक्शन, जिसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। और यह अभिक्रिया किसमें होती है, फॉर्मेल्डिहाइड में। तो सबसे पहले आप बना दो क्या, सबसे पहले आप बना दो इस पे CH3OH, जो बचा उसे सिंपल ही लिख दोगे। अब ये कहां से आया है, इसके लिए आपको डिटेल वीडियो देखने की आवश्यकता है। इसके बाद में बचेगा HCOONA, जिसे कि बोला जाता है सोडियम फॉर्मेट। ओके, ये वाली रिएक्शन थी हमारी केनिजारो अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है बेटा, इसे बोला जाता है केनिजारो अभिक्रिया। फटाफट से ये वाली रिएक्शन भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम अगली रिएक्शन भी देख लेते हैं। अगली रिएक्शन भी बहुत आसान है, कोई इतनी ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से मैं उसे भी बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए जी, अब आते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया, सॉरी यहां पर आएगा H, बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया
यहाँ पर भी 2 बार रिएक्शन करनी है, कोई एक बार रिएक्शन करके बोर्ड पर नहीं आएगा। सबसे पहले आपको लेना है सांद्र HNO3 और फिर दूसरी बार जो अभिक्रिया करानी है आपको किसके साथ करानी है, तनु HNO3। ठीक है, तो तनु HNO के साथ में तो अभिक्रिया नहीं होती, आप लिख दीजिएगा कि बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल तनु HNO3 के साथ में अभिक्रिया नहीं करता। जो करता है वो किसके साथ में करता है, सांद्र HNO3 के साथ में ये अभिक्रिया करता है। ओके, तो जब ये अभिक्रिया सॉल्व होगी तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये यथावत ऐसे का ऐसा ही जुड़ा रहेगा। जो यहाँ पर होगा, यहाँ वाले हाइड्रोजन परमाणु पर अभिक्रिया होगी और क्या होगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा NO2। ठीक है, जो बचा वो H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर 2 है, मतलब 1 ऑक्सीजन हमने ले लिया। यहाँ पर एक H था तो यहाँ का O और H जोड़ के OH हो गया, और यहाँ से इस कार्बन के पास में एक H था, वो H निकल गया, तो आपके पास में क्या हो गया, 2 H और 1 ऑक्सीजन, तो उससे मिलके क्या बनता है, H2O। तो ये वाली रिएक्शन भी कुछ इस प्रकार से होगी। ये आप कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। अभी बन चुका है आपका नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक बेंजोइक अम्ल इसे बोला जा सकता है, या नाइट्रो बेंजोइक अम्ल तनु के साथ में अभिक्रिया नहीं देता। इसके बाद में हमारी अगली रिएक्शन है जो हमें धातु के साथ में करवानी है, किसकी साथ में, Br2 की, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाली। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ज्यादातर रिएक्शन लास्ट में हमें वहीं से देखने को मिलेगी। तो ये बोल रहा है कि Br2 की अभिक्रिया, Br2 की अभिक्रिया धातु की उपस्थिति में, यानी कि लोहे की उपस्थिति में हमें किसके साथ करवानी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में। तो यहां पर भी कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा, बस जो परिवर्तित होगा वो होगा यहां पर Br 2 भागों में विभाजित होगा, Br माइनस प्लस Br प्लस आई। ठीक है, अब हमें बस यही जोड़ना है कि कौन कहां पर जुड़ेगा। जब यहां पर जुड़ने की कोशिश होगी तो माइनस आयन घूमेंगे। ठीक है, तो माइनस वाले के साथ में प्लस वाला Br जोड़ दो, और जब यहां से Br जोड़ेगा तो H प्लस के रूप में हमारा आयन निकलेगा, और उसे जोड़ दो आप क्या, माइनस वाला Br। तो ये रही वो दूसरी रिएक्शन जो कि आपसे पूछी गई थी इस प्रश्न में। अब मैं आपसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप इसे हटा के चले जाएं, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा जब मैं पढ़ाता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मुख्य रूप से बोर्ड पर ही होता है। ठीक है, नाउ हमारी जो अगली रिएक्शन है वो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और वो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही रिलेट करती हुई है। मान लीजिए हम यहां पर चौथी रिएक्शन लिखते हैं RCOONA। इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है किसके साथ में, इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में। ठीक है, इसके साथ में जब आप ये अभिक्रिया करवाएंगे तो बोल रहा है क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो बनाते हैं जो हमें बनाना है। तो यहां पर ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। ठीक, यहां पर ये NaOH ये तीनों टूट जाएंगे। ठीक है, तो H जाएगा R के पास में और बना लेगा RH, जिसे कि आप बोलते हैं एल्केन। फिर बचा है O जुड़ जाएगा यहाँ पर C के पास में, और N भी जुड़ जाएगा Na के पास में। तो N एक N ये एक Na, तो आप लिखेंगे Na2। कार्बन ये यथावत जैसे का वैसे ही रहेगा, इसका कोई काम नहीं है। इसके बाद में कार्बन रहेगा एक ऑक्सीजन, ये यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आपके पास में बचे हैं, तो ये बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा ये जो पड़ा हुआ है ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसे बोला जाता है बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन जैसे कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया और हेलोफॉर्म अभिक्रिया, नाइट्रोकरण अभिक्रिया, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जो छूट गई है। इसके अलावा वुड्स अभिक्रिया का जिक्र कहीं नहीं आया, और सैंडमेयर अभिक्रिया हमने थोड़ी सी ही पढ़ी है।
मतलब हेलो एरिन्स वाली तो पढ़ ली, तो वो तो आ ही सकती है। जो छूट चुकी है मैंने शायद 2-3 अभिक्रिया आपको पहले ही बोल के बता दी। इसके अलावा एक और प्रश्न लास्ट में ये है कि आपसे ये पूछा गया है, ये प्रश्न थोड़ा घुमावदार है, जिस भी बच्चे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी वही बता सकता है कि कौन ज्यादा अम्लीय है और कौन ज्यादा क्षारीय है। तो चलिए ये फटाफट से नोट कर लो। 4 नंबर के लिए सारी रिएक्शन आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से कोई भी रिएक्शन आप नहीं छोड़ोगे, बस पता होना चाहिए कहां पर कैसे जोड़ना है। अब हमें ये बताना है कि इसमें से अधिक प्रबल अम्ल ये है या प्रबल अम्ल ये है। ठीक है, चलो। तो जिस भी समूह के पास में अत्यधिक ऋणात्मक तत्व है, आप उसके लिए बोल सकते हैं कि यह एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, यह एक प्रबल अम्ल है। तो हमारे केस में यदि देखा जाए तो यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह यानी कि हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर प्रबल अम्लीय ये है। दूसरे वाले स्टेज पे हमने देखा कि यहाँ पर भी एक हैलोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो अब आप मुझे बताओ कि अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, क्लोरीन की है या फ्लोरीन की है। जिसकी भी अधिक विद्युत ऋणात्मकता होगी वही होगा हमारा अधिक अम्लीय। तो आई होप सो कि अधिक ऋणात्मक आपको पता होगा कि फ्लोरीन होता, तो यहाँ पर अधिक ऋणात्मक ये है। तीसरी कंडीशन पे ये देखना है कि कहां पर कहां पर या कौन सी पोजीशन पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह है, जिसे नहीं पता COOH क्रियात्मक समूह दोनों में है। देखो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की संरचना है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के नजदीक यदि क्रियात्मक समूह है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह हैलोजन परमाणु जितना अधिक पास में होगा वह अधिक अम्लीय होगा। ये हो गया तीसरा रीजन। पहले रीजन पे आपने देखा कि जिसके भी पास में क्रियात्मक समूह यानी कि हैलोजन समूह होगा, क्रियात्मक समूह सिर्फ हैलोजन समूह होना चाहिए, OH समूह को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर COH समूह के पास में F समूह जुड़ा हुआ है तो ये अधिक अम्लीय होगा। यहाँ पर ये देखना है कि हमारा जो हैलोजन है उसमें अधिक ऋणात्मकता किस में होगी। मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन पर अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। यदि इसकी जगह पर आयोडीन होता या ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन पर ज्यादा होती, आयोडीन पर कम होती। तो आपने आवर्त सारणी देखा होगा, पहले फ्लोरीन आता है, फिर नीचे क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। तो इस प्रकार से आपको क्रम याद रहना चाहिए। इसके अलावा हमें ये देखना कि जो हमारा CHOO समूह है उसके पास में हैलोजन जुड़ा हुआ है या फिर उसके दूर में समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। यहाँ पर मान लीजिए पहले तो सही बात तो होगी, पहला कार्बन ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। यहाँ पर देखो पहला ये, दूसरा ये और तीसरे कार्बन, तो यहाँ पर चौथे कार्बन के पास में जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर तीसरे ही कार्बन के पास में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा अधिक अम्लीय है। इसके अलावा एक और है जो कि वेंजिन रिंग से रिलेट करता है, उसकी भी संरचना आपको बता दूं, वो भी कुछ इसी प्रकार से है। तो उसे भी मिटा देते हैं और आपको बता देते हैं कि इसमें अधिक अम्लीय कौन होगा। कमेंट सेक्शन पे आप इसका आंसर करोगे, मैं ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप मुझे बताओगे कि इन सब में सबसे अधिक अम्लीय कौन है। ये आपके लिए प्रश्न है, आपको मैंने सारी हिंट दे दी है अब तक। तो
आई होप सो आपको पता होना चाहिए। ये आपकी व्यंजन रिंग है, ठीक है। व्यंजन रिंग पे एक ओ जुड़ा हुआ है COH समूह, और ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है CF3। या अगले वाले पे देखें हम, यहां पर भी व्यंजन रिंग बना हुआ है और यहां पर जुड़ा है COOH। इधर आगे देखेंगे तो यहां पर होगा CH3। तो अब आपके लिए ये प्रश्न रहा कि आप मुझे ये बताएंगे कि इनमें से सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा। रूल वही रहेंगे, जिसके पास में अधिक क्रियात्मक समूह होंगे, जिस जिस कार्बन के जिस क्रियात्मक समूह के नजदीक सबसे अधिक क्रियात्मक समूह होंगे, या फिर जिसके पास में अधिक विद्युत ऋणात्मकता होगी, वही अधिक अम्लीय होगा। 3 स्टेप मैंने बताई थी। अब इसमें देख लो कौन सी वाली लग रही है, उसके हिसाब से आंसर कर देना, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू से यू बाय बाय। नाउ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रह गई है, और मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि फिजिकल केमिस्ट्री आपको थोड़ी बहुत समझ में आई है या नहीं आई है। यदि नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करेंगे। बस आपको कमेंट करके बताना होगा कि यस सर आ गई और यस सर नहीं आई, ठीक है। उपसहसंयोजन यौगिक और डी और एफ ब्लॉक के तहत काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, और कौन कौन सी चीजें उस पर रह गई, जैसे कि IUPAC नामकरण उपसहसंयोजी यौगिक का आता ही आता है। यदि नहीं आया तो वर्नर सिद्धांत आ जाएगा, और नहीं आया तो संयोजकता मतलब संयोजकता सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा, या फिर उससे जो प्रश्न बन सकते हैं जैसे कि आयनन समवायता क्या है, बंधनी समवायता क्या है, ये सब सारी चीजें, या फिर आणविक कक्षक सिद्धांत जो दिए हुए हैं, उनसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अब इतने सारे प्रश्न में बोल के बता दिए, इन सब के शॉर्ट भी डले हुए हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो एंड होते ही आपको रिसेंट जो चार्ट दिखता है वहां पर सारे वीडियोस दिख जाएंगे। आशा करता हूँ सारी स्टेप्स आपको समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत नहीं भी आई होगी तो कोई बात नहीं, इन सब के लिए आप गूगल कर सकते हैं, या फिर पूरे वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो पे। तो आपको चैनल थोड़ा सा चेकआउट करना पड़ेगा, सब कुछ हमारे पास में दिया हुआ है। सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ एमीन चैप्टर को छोड़ के, क्योंकि छोटा चैप्टर है, बहुत कम ही रिएक्शन आएगी, पर आ गई तो आपसे बननी चाहिए, वो भी हमने बता दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना परीक्षा तक। अभी वीडियोस पर व्यूज बहुत कम है, टू बी ऑनेस्ट मेरी वीडियो शूट करने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, जिस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स है, नहीं हो रही थी इच्छा। तो यदि कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ, अदरवाइज हम तो कंटिन्यू करेंगे। आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे, कल नहीं आएंगे तो परसों आएंगे, क्योंकि मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि धीरे धीरे करके सब समझाया जाए। पर आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा बिजी हैं, उनके पास में टाइम का थोड़ा सा इशू हो सकता है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पर जो भी नया बच्चा ये वीडियो देख रहा है या आगे देखने की कोशिश करेगा, तो वीडियोस थोड़े लंबे ही होते हैं केमिस्ट्री के, समझने में दिक्कत हो सकती है, और समझ में ना आए तो रिपीट कर करके आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखिए अपना, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। इसी उम्मीद के साथ जल्दी ही आगे वाले वीडियोस पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए फाइनेंशियली, मोटिवेशनली, हर तरह से सरल एकेडमी को सपोर्ट करते रहिए मैडम के वीडियोस पर, और मेरी वीडियोस पर रिस्पॉन्स देते रहिए। इंस्टाग्राम पर आपके लिए काफी यूनिक कंटेंट बना हुआ है, 1 मिनट रिवीजन उसके अंतर्गत एक हिस्सा है, साथ ही ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो राधे राधे।